हेलो बच्चों, जैसा कि हम पहले सेट 1 के 2023 के सारे सेट हम कर चुके हैं और अगर मैं बात कर लूँ 2024 के सेट 1 से सेट 7 तक साइंस के सारे पेपर मैंने करवा दिया है अनसॉल्व के। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ राजीव के अनसॉल्व की बात कर रहा हूँ। राजीव के ही अनसॉल्व से मैं सारे पेपर्स करा रहा हूँ। और इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ मैथ के 2024 के सेट 1 से सेट 7 तक सारे पार्ट, 2023 के सेट 1 से सेट 7 तक सारे पार्ट हमने क्या कर दिए, पहले ही कवर कर लिए हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ कॉर्नर में डाल दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है वो क्या कर लेंगे, इसको रेफर कर लेंगे। अभी हम आज बात करने जा रहे हैं 2023 सेट 2 की बात करने जा रहे हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात कर लें तो आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारा न्यू ईयर का पहला दिन है और हम टारगेट कुछ अच्छे रखेंगे ताकि हमारे बोर्ड्स में नंबर जो आए वो क्या है, काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अगर मैं बात कर लूँ इसमें तो कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक बन रहा है और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। किसमें बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो बनने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। देखो ये बात मैं बार बार बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो ये चीज़ पिछले सेट में भी हमारी आ चुकी है, जिसको हम बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में तुम एक ही कंडीशन जानते हो, जब ध्रुव पे होगा और मुख्य फोकस पे होगा। इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये पी होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक इसी तरीके अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो उसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। यही तो होता है। अब इसमें अगर हम बात कर लें तो ये जब चीज़ें हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, कहीं कट करेंगे, कहीं क्या करेंगे, कट करेंगे, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे कंडीशन जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वो कौन सा होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको दर्पण वाले क्वेश्चन में सारे जितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियां, उसका फिगर अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ये बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई, देखो लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है, लेंस की क्षमताएं जब निकालते हैं तो हम उसको डायप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, डायप्टर में। फार्मूला जो होता है P = पावर जो निकालते हैं 1/f होता है। 1/ क्या होता है, f, जहां f किस में होता है, मीटर में। तो प्रति मीटर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रति मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो होगा नहीं, मीटर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं की चांस ही नहीं है। प्रति मीटर इसलिए होगा क्योंकि फोकस जो होता है वो किस में होता है, मीटर में होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन के बाद, तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे श्वेत प्रकाश की किरण की बात कर रहा है। कांच के तीसरे नंबर क्वेश्चन में बात कर रहा है श्वेत प्रकाश की किरण हमारी कर रहा है कांच की त्रिकोणीय प्रिज्म से हमारी जब गुजरती है तब उसके रंग अलग अलग विक्षेपण होता है। हाँ होता है, ये बात हम जानते हैं कि व्हाइट कलर का होता है तो 7 कलर में हमारे ब्रेक होते हैं, जिसको हम क्या याद करते हैं, नीचे से ऊपर याद करते हैं विबग्योर या बैनी आह पिनाला, जो आपको ट्रिक पहले सेट में बता रखा है। ठीक है ना। सबसे अधिक विचलन किस रोग, अब देखो विचलन होता क्या है, पहले ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जो हमारी रे आती है और यहाँ से जो रे हमारी क्या होती है बाहर निकलती है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, इनको जब मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और इनको जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, जहाँ कटते हैं उसी को बोलते हैं क्या, विक्षेपण कोण या एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये एंगल देखो, अब इस एंगल की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान समझना इस बात को। इसको मैंने आगे बढ़ाया और रेड के लिए मैंने पीछे बढ़ाया, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, ज़्यादा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कम बनेगा, क्या बनेगा, कम। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ध्यान से देखना, ये वाला इसको पीछे बढ़ाया और इसको, तो ये वाला कोण इस कोण की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। तो नीचे जो सबसे रंग है वो कौन सा है, बैगनी रंग है। कौन सा रंग है, बैगनी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझ लो इस बात को, जो इंसिडेंट रे आ रही है आगे बढ़ाएंगे, जो इमरजेंट रे जा रही है उसको पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। इंसिडेंट का मतलब आपतित किरण जो होती है, इमरजेंट का मतलब जो हम बात कर लेंगे बाहर की तरफ निकलती है, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो कोण है ये क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ये सबसे कम बनेगा, लाल वाला सबसे कम, बैगनी वाला सबसे ज्यादा, उसके बीच में हमारा रहता है। ठीक है ना। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ रही, वहां से भी समझा दिया। आगे चलते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है लेकिन वो लाल रंग के लिए पूछा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको डाल रखा है 3, तो आप इससे परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ सिलेबस की बात कर लूँ तो सिलेबस से क्या है, कटा हुआ है, सिलेबस से क्या हुआ है, कटा हुआ है। फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान समझ लीजिएगा इसको। कहीं आ गया तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि देखो प्रकरण वाले क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, कई बार आते हैं। तो इसमें
आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अगर इस बुक में हमारा स्टार मार्क करके दे रखा है राजीव की बुक में तो ये नहीं आएगा। अगर आ जाएगा 1 नंबर आपके जाएंगे बच्चा, 10 आपके लिए फिर से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें गलतियां ना किया करिए। देखिए श्वेताब प्रतीत होता है, श्वेताब का मतलब श्वेत किरण का, श्वेत की लड़की हमारी का प्रतीत होती है। देखो एक बात समझो, अगर मैं बात कर लूं जब सूर्य उदय होता है, सूर्य क्या होता है, उदय होता है, सूर्य उदय होते समय या हम बात कर लें सूर्य के अस्त होते समय, दोनों ही कंडीशन में अगर मैं बात कर लूं, जो हमें यहाँ पे दिखता है वो क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। कैसा दिखता है, रेड कलर का। उसका रीजन ये है कि प्रकरणन यहाँ पे हम बात कर लेंगे, जो और सारे हमारे कलर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। बिखर इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ जब सूर्य दोपहर में एक समय हम बात कर लेंगे, जस्ट हमारा ये दूरी क्या होती है, कम होती है। दूरी क्या होती है, कम। सात के सातों प्रकाश एक साथ मिलती हैं, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है सफेद कलर का। कैसा दिखाई देता है, सफेद कलर का। इस कारण से यहाँ पे हमें दोपहर के समय श्वेताब प्रतीत होता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारी जो किरणें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बिखर जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है वहाँ पे। तो यही चीज बताया जा रहा है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश सबसे कम बिखरता है। दोपहर के समय सूर्य कहाँ होता है, सिर के ऊपर होता है, इसलिए प्रकाश के लिए हवा के कम जगह बचती है। जब हम जानते हैं हवा में जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वहाँ अलग अलग धूल और हवा के हमारे क्या है, लेयर्स बने हुए हैं, जिनके कारण प्रकीर्णन होता है। अगर प्रकीर्णन नहीं होगा, सातों कलर एक साथ आएंगे, जिसके कारण हमें कैसा दिखाई देगा, सफेद रंग का दिखाई देगा। तो यहाँ पे समझिएगा बात, तो ये दोपहर के समय का सही हुआ। कौन सा है, दोपहर रहा है। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। अब देखना, एक बात समझना, इस बात को किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा है आपसे। आप जानते हो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। मैंने पहले ही बताया है कि आर क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा जो होता है उसका, जो हम बात कर ले मटेरियल जो यूज करते हैं, मटेरियल मतलब जो पदार्थ हम यूज करें, पदार्थ पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, पदार्थ पे, पदार्थ कौन सा हम यूज कर रहे हैं। और चौथा होता है तापमान। क्या होता है, तापमान। इनके अलावा कुछ भी है, देखो ये तो है हमारा लंबाई है, घनत्व तो कहीं हम बात ही नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि नहीं होगा। अनुप्रस्थ काट है, और चालक का आकार। आकार का मतलब क्या, देखो आकार मतलब हम लंबाई और हम एरिया से ही तो बात करेंगे, तो ये आकार जो है यहाँ तक सही है बात। ये ऑप्शन गलत है, लेकिन आप ध्यान रखना राजीव की बुक में जो आंसर दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, चालक का आकार दे रखा है। क्या दे रखा है, चालक का आकार, जो कि क्या है, गलत है। हम बात कर लें घनत्व पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको डाउट हो या किसी तरह की समस्या हो तो आप फार्मूले से समझ सकते हो या कोई बुक रेफर कर सकते हो, आपको मिलेगा घनत्व ही, कि घनत्व पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है ना। ये आकार पे डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि लंबाई और एरिया हमारा इंक्लूडेड है। ज्यादा जो बेटर ऑप्शन है वो क्या है, घनत्व है। क्या है, घनत्व है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा, गलत आंसर दिया है बुक में। आगे बात कर रहा है, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध, आपसे बात कर रहा है न्यूनतम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, न्यूनतम की। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमारा क्या होगा, न्यूनतम। अब एक बात जानते हो कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कोई भी प्रतिरोध हो, मान लो ये श्रेणी क्रम का प्रतिरोध हमारा आर है, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये क्या आता है, ज्यादा आता है। 2R आ गया ना, ज्यादा आ गया। क्या आ गया, ज्यादा। किससे ज्यादा, इस इंडिविजुअल या इस अकेले रेजिस्टेंस से, इस अकेले प्रतिरोध से ये वाला प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये समांतर क्रम में जुड़ गया, किस में जुड़ गया, समांतर क्रम में, तो यहाँ जोड़ोगे तो 1 1 कितना हो गया, 2/r, और r डैश इक्वल टू कितना हो गया, r/2। अब ये जो आया रेजिस्टेंस या ये प्रतिरोध जो आया, इस इंडिविजुअल या इस प्रतिरोध से हमारा क्या है, कम। क्यों कम है, देखो यहाँ R था, यहाँ कितना हो गया, r/2 हो गया, तो क्या हो गया, कम हो गया ना। तो समांतर क्रम ही हमारा क्या होगा, ये होगा, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम की सहायता। ध्यान से सुनना, विद्युत धारावाही चालक में बात कर रहा है। विद्युत धारावाही किस में बात कर रहा है, चालक में। मतलब क्या हो गया, यहाँ बात कर रहे हैं हम किस में, करंट कैरिंग कंडक्टर में। करंट कैरिंग क्या, कंडक्टर में, जिसमें करंट हमारा ऑलरेडी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता। एक बात जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अगर हम बात कर लें, दाहिनी हाथ के अंगूठे का नियम, जो कि आप जानते हो कि ये अंगूठा हमारा किसको, ये हमारा करंट या धारा को रिप्रेजेंट करता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये हम बात कर लें, अगर ये धारा इधर की तरफ, मान लो ये तार है, तार में ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट इधर की तरफ, और ये किधर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो नीचे की तरफ थंब हो जाएगा, और ये किधर होगा, इधर की तरफ। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे
चुंबकी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सर ये क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो यहाँ ध्यान रखो, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे बात कर लें, दाएं हाथ का नियम किसके लिए, जनरेटर के लिए यूज करते हैं। और ये किसके लिए, मोटर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, मोटर के लिए। अब जनरेटर क्या है आप जानते हो, सिलेबस से वैसे तो कट चुका है। आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बाएं हाथ हमारा क्या करता है, बाएं हाथ उल्टा काम करता है। मतलब हम बात कर लें, वहां पे हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई या विद्युत ऊर्जा देते हैं, हमें क्या मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल, हमारा क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ये बातें समझ में आ गई। ओम का नियम तुम जानते ही हो कि क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वैसे के लिए हम लगाते हैं क्या, प्रतिरोध, एक कांस्टेंट के रूप में। ठीक है ना, तो बात कर लेंगे आगे। कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखो एक बात समझो, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालने की बात कर रही है, मतलब यहाँ पे बात कर लें ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं इनका, तो हम जानते हैं वहाँ पे क्या निकलता है, वहाँ पे हमारा रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है, धुआं निकलता है ना। लैब में किया होगा कई बार काम, या नहीं भी किया हुआ तो यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर लोगे, आपको पता लग जाएगा। सोडियम और पोटेशियम जब डालते हैं पानी तो तुरंत धुआं निकलता है, तुरंत क्या होता है, धुआं निकलता है। या तुमने कई बार एक्सपेरिमेंट में देखा होगा किसी वीडियो में, शॉर्ट्स में, तो कुछ सोडियम डाला तुरंत धुआं निकल गया। ठीक है ना, पोटेशियम सोडियम हमारे क्या होते हैं, क्रियात्मक विद्युत क्रियात्मक श्रेणी में जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो होता है हमारा क्या होता है, ऊपर होता है। ऐसे ही होता है ना, ट्रिक बताया हूँ पिछले वाले में, तो आप देख लीजिएगा, सीरीज ही बताया हूँ पूरा। ठीक है ना, पिछले कुछ सेट में मैंने इसमें ट्रिक भी बताई है कई सारी इसमें विद्युत क्रियात्मक श्रेणी के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रहा है एल्कीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एल्कीन की। एल्कीन मतलब क्या, ईन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ईन की बात कर रहा है। अब ईन कब होता है, आप एक बात जानते हो, ईन तब होता है जब हम बात कर लेंगे हमारा क्या हो, डबल बॉन्ड। क्या होगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आपको देखो यहाँ पे CH और CH का दे रखा है, यहीं गलत हो गया। रीजन देखो, CH यहाँ पे बात कर ले, कार्बन कार्बन में हमारा कितना है, ये 2 बॉन्ड तो हो गया। इस हाइड्रोजन के साथ अगर तुम बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो यही तो लिखोगे कि कार्बन कार्बन हमारा क्या होगा, 1 बॉन्ड बनाया, और ये 2 बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बनाया। तो इस कार्बन पे 3 ही बॉन्ड रह गया, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया, स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे बात कर लें CH2 और CH2 है, तो ये हमारा सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो बन रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन पे भी हमारा क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही होगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई दिक्कत किसी को, हमारे समझ से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड था सारा, इसलिए एल्केन का है। और यहाँ बात कर लेंगे ये हमारा कौन सा है। अब देखो यहाँ पे देख लो, इस कार्बन में 2 बॉन्ड ये और ये 1 बॉन्ड ये हाइड्रोजन वाला, तो कितना हो गया, 3 ही है। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर ही गलत बनाया है। ठीक है ना, तो ये गलत है, ये भी हमारा नहीं होगा, ये एल्केन का होगा, ये एल्केन का होगा। ये दोनों तो हमारा क्या, स्ट्रक्चर ही गलत है, पहला और लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 9वें नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है 10वां नंबर, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैंने ट्रिक बताया था आपको, जिंदगी में आपको कहाँ जाना है, बार में। देखो मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बातें समझते हैं। बार बार का मतलब यहाँ ट्रिक है, यह क्या है, ट्रिक में। बी का मतलब क्या, ब्लू। बी का मतलब क्या, ब्लू। और आर का मतलब क्या, रेड। जब कोई चीज ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो रही है तो ये क्या कहलाती है, एसिड कहलाती। क्या कहलाती, एसिड। एसिड का मतलब क्या, अम्ल। क्या, अम्ल। तो ब्लू टू रेड अगर चेंज हो रहा है तो क्या, एसिड मतलब अम्ल। इसका उल्टा क्या होगा, लाल से अगर नीला होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। तो क्षार का, अब देखो पीएच मान तुम जानते हो, पीएच मान जो 7 पे होता है हमारा क्या होता है, ये उदासीन होता है। इधर की तरफ 0 की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है, अम्लता बढ़ती जाती है। और ठीक इसी तरीके हम बात कर लें, इधर की तरफ बढ़ते जाएं 7 से 14, चूंकि हम जानते हैं पीएच का मान 0 से 14 तक ही वेरी करता है। तो 0 की तरफ बढ़ा तो अम्लता, और इधर बढ़ा तो क्षारकता। तो हम बात कर लेंगे क्षारकता हमारी बढ़ेगी इधर की तरफ जाने पे। 7 से ज्यादा, देखो ये भी अम्लता, ये भी अम्लता, सबसे ज्यादा अम्लता, तो क्षारकता की बात कर रहा है तो कौन सा होगा, 8 होगा। कौन सा होगा, 8। आगे बात कर लेंगे हम 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। अब तुम जानते हो कि एक क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। कितना होता है, 17। इसको जब लिखोगे तो 2, 8 और 7 लिखोगे। जब तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाने जाओगे तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके जब दूसरा वाला बना रहे हो तो ये 1, 2,
3 4 5 6 7। सर 7 क्यों बनाया? क्योंकि आउटर मोस्ट में हमारे क्या है, बाह्य सेल जो है उसमें कितना है, 7 है। 7 एक ये 8 बना लिया, इसी तरीके ये 7 एक 8 बना लिया। जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सहसंयोजक बंध बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सहसंयोजक बंध। तो एक सहसंयोजी आबंध बनाता है, क्या बनाता है, एक सहसंयोजी आबंध, ठीक है ना। द्विसहसंयोजी तब होता है जब 2 बॉन्ड बनाता हमारा। इसी तरीके त्रि तब होता है जब 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ 3 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए जो पूरा होना होता है अष्टक पूरा करता है। अष्टक मतलब 8। 7 ये पूरा कर लिया, एक इसका ले लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। 7 तो ये था ही, एक इसका ले लिया तो कितना हो गया, 8। ऐसे ही 7 ये था, ये ले लिया एक तो कितना, 8। बेसिक चीजें जानते होगी, इतना मान के चलता हूँ। चलते हैं आगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी होता है। जनरली तुम जानते हो जो हमारा घर में आरओ वगैरह लगा होता है वहां पे क्या होता है, क्लोरीनेशन हम करते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीनेशन। आपने ये भी पढ़ा होगा क्लास 9 में, आपका होगा कि जो हमारा क्या होता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, जो बड़े बड़े हमारे जैसे दिल्ली जैसे सिटी में हम करते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी क्लोरीनेशन करते हैं लास्ट में। वो वाटर के टेस्ट के लिए करते हैं, यहाँ पे जीवाणु रहित करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो क्लोरीनेशन के लिए जब भी बात चलेगी, आप ध्यान रखना कुछ पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्लोरीन। हम बात कर लें ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में भी हम बात कर लेंगे CaOCl2 होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, विरंजक चूड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोलते हैं, देखो विरंजक चूड़ बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं CaOCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे अगर बात कर लें ओजोन, क्लोरीन, और क्लोरीन 2 बार आ गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मूला H2O2 होता है, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का ध्यान रखना, फार्मूला KMnO4 होता है। वैसे तो कहीं पूछेगा नहीं, बट KMnO4 याद रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ बात कर लेंगे हल्के पीले रंग का हमारा क्या होता है, ये पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर। हम बात कर लेंगे रासायनिक नाम, हमें पता लग गया। हम थोड़ी सी ज्यादा चीजें बता रहे हैं। रीजन इसका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर आपके सिलेबस में है। एसिड बेस साल्ट जब आप पढ़ते हैं, अम्ल क्षार और लवण जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये डिटेल में आपका दे रखा है। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम निम्न काम में करते हैं, जैसे कपड़ों को विरंजित करने में, पानी पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। ठीक इसी तरीके रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफॉर्म के रूप में करते हैं, और जो ऊन होती है उसको सिकुड़ न पाए इसलिए हम इसका क्या करते हैं, काम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। चलते हैं आगे। कह रहा है, अब देखो यहाँ कंफ्यूजन बनेगी, इस वाले क्वेश्चन में हमारी क्या होगी, कंफ्यूजन बनेगी। कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, आयनों के विनिमय से नए यौगिक बन रहे हैं। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो हमें लगेगा कि ये प्रतिस्थापन होगा, लेकिन जब प्रतिस्थापन दे रखा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार प्रतिस्थापन हो रहा है, एकल प्रतिस्थापन हो रहा है। लेकिन जब हम बात करें 2 बार होगा तब हम बात करेंगे कि वो दोनों आयनों के विनिमय से, एक आयन नहीं हो रहा है, आयनों के विनिमय से बात कर रहा है। आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। तो देखो यहाँ पे इनको हम तब बोलते हैं जब दोनों बार, देखो दोनों बार हमारा क्या होगा, उभय अपघटन होगा। क्या होगा, उभय अपघटन। तो उभय अपघटन बोले या प्रतिस्थापन बोले, दोनों सही है। प्रतिस्थापन बोला है मतलब एक ही बार हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ डीकम्पोजिशन में हमारा क्या है, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा नाम बुक में बहुत कम दे रखा है, बट यहाँ कंफ्यूजन 100% होगी। ऑप्शन यही सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, उभय अपघटन। क्यों, क्योंकि 2 बार हमारा अपघटन होगा, दोनों के आयन हमारे क्या होंगे, अलग अलग क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, और के बाद बात कर लेते हैं 14 नंबर की बात कर लेते हैं। किसी बात कर लेते हैं, पौधों में जाइलम का काम। तुम जानते हो 2 ही तरह के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब एक ट्यूब टाइप की संरचना होती है जो जड़ों से हमारा क्या करता है, जड़ों से पानी को लेकर पूरे पेड़ तक पहुंचाता है। और हम बात कर लें जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लोएम। फ्लोएम क्या, ये जाइलम का काम है। किसका काम है, जाइलम का काम है। फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का काम हम जानते हैं कि मिनरल्स या हम जो भोजन बनाता है, भोजन जो बनाता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वो क्या करता है, पूरे पेड़ों तक पहुंचाता है। तो ये 2 हमारे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। यहाँ बात कर लेंगे जल का वहन करता है। जल का क्या करता है, वहन करता है। यही हमारा सही होगा। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने, सबसे आसान क्वेश्चन है, मटर के लिए प्रयोग किया था, आप जानते हो, तो कोई बात करने की जरूरत नहीं इसमें। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर पीछे वाले सेट में ही आया था, डिटेल में बताया था वहां पे। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, आप जानते हो अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी जिसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, यूट्रस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम क्या, ओवरी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो शुक्र वाहिका होती है यही हमारा क्या होगा, यही सही होगा। शुक्र वाहिका हमारा करता क्या है, शुक्र वाहिका एक हमारा क्या होता है, स्पर्म जिसको बोलते हो आप, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, शुक्र वाहिका में स्पर्म को मेनली क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो हमारे हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से, उसको क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना, मेन नली में। तो वो जो काम करता है वही कौन करता है, शुक्रवाहिका करती है। कौन करती है, शुक्रवाहिका। पीछे वाले सेट में फिगर बना के बताया था, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का, थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण का मतलब खुद से ही जो पोषण कर ले। और खुद से पोषण कौन सा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रेजेंट में आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो और क्या लेते हो, जल लेते हो, और सूर्य का प्रकाश रहता है और साथ साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंट में तो हमारा यही बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये रिएक्शन उसी का है, इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्व पोषण के लिए हमारी क्या होती है, रिक्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, जल की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, जल की बात कर लेंगे, क्लोरोफिल होगा और क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल होगा और क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। आप जानते हो इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे समजात अंगों का उदाहरण। देखो ये सिलेबस से हमारा क्या हो चुका है, कट चुका है, सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है। लेकिन यहाँ पे समजात अंगों की बात किया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों ही हम बात करते हैं मसलने के लिए या किसी चीज को तोड़ने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ समजात अंग, ये हमारा होमोलोगस अंग किसको कहते हैं, जो वंश में हमारे क्या होते हैं, जो वंश में समान होते हैं लेकिन विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित होने का मतलब एक जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। सजातीय संरचनाएं हम बात कर लें, सामान्य वंश क्या करती हैं, साझा करती हैं। वे एक सामान्य पूर्वज से वंश होते हैं। थोड़ी सी बातें यहाँ पे थोड़ी हमें कम समझ में आ रही है, यहाँ देख लेते हैं। मानव के हाथ जैसे हैं हमारे अंग, और कुत्ते के अग्रभाग, मानव के दांत और हाथी की दांत दोनों ही हमारे चबाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। यहाँ पे बात वही कर रहा है। घास और आलू हम बात कर लेंगे। आलू के धावक, आलू के धावक बोल ले या ऊपरी भूस्तारी बोल दें, दोनों का काम हमारा क्या है, एक ही है। यहाँ पे ये मसलने का काम कर रहे हैं, दांत चबाने का काम करे। आलू और घास हमारे क्या होते हैं, एक ही वंश से संबंधित है, इसलिए सारे ही हमारे क्या है, आलू के कंद और घास के धावक दोनों तने का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए घरेलू अंग माना जाता है। इसलिए दोनों ही हमारे क्या होंगे, बस डाउट यहाँ पे होगी, ये चबाने और ये तो मसलने का काम कर रहे हैं मेनली। यहाँ पे डाउट होगा तो बस ध्यान रखना कि ये क्या घरेलू अंग होता है और ये तने का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों ही करते हैं। इस कारण से ये भी हमारा होगा, सभी होगा इसमें से। तो ये पूछा नहीं जाएगा, सिलेबस से बाहर दिया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ थोड़ा सा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ये बुक में दे रखा है। स्टार लगे संबंधित प्रश्न हमारे एनसीईआरटी द्वारा क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो मेनली जो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, एग्जैक्टली हटा दिए हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे पिछले वाले सेट में मैंने डार्विनवाद और एक और क्वेश्चन था लैमार्कवाद, उसको हटा दिया था, ठीक है ना, नहीं बताया था। तो यहाँ बात कर लेंगे अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा देखो किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। और हम बात कर लेंगे यहाँ पे मुकुलन का मतलब क्या, बडिंग की बात करें, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर में, कह रहा है प्राकृतिक वर्णवाद, जिसको हम बोल रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन। जब आपको हिंदी वर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप इंग्लिश वर्ड पकड़ लिया करिए। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, का प्रतिपादन किसने किया था, देखो प्राकृतिक प्रतिवाद का हम बात कर लेंगे, चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो यहाँ पे आपको वही चीज पूछा है, बस ये बात बताना था, प्राकृतिक चयन। अब ये है क्या, इस सिद्धांत के मुताबिक जो जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छे से अनुकूलित होते हैं, उनकी जिंदा रहने और संतान पैदा करने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। तो ये जब दोनों बातें हो जाती हैं तो किसमें होगा, चार्ल्स डार्विन में होगा। किसमें होगा, चार्ल्स डार्विन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते आगे। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे। एक मोटर बाइक पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण लगा है, और जब दर्पण लगा है तो बाइक यहीं पे होगी। बाइक कहाँ होगी, इसी पे, मुख्य अक्ष पे ही आप आसपास मान लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करें, वैसे तो वो दर्पण में तो नहीं होगी, लेकिन हाँ साइड में मान के चलेंगे, उसकी जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर मान के चलेंगे। कह रहा है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है। अब देखो उत्तल दर्पण में तुम जानते हो कि जब भी कोई रे हमारी क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित। इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो फोकस किधर बनता है, उत्तल दर्पण में इधर की तरफ बनता है। तो यहाँ जो वक्रता त्रिज्या दे रखी थी आपको, कितनी दे रखी थी, 2 मीटर दे रखी थी। जब फोकस निकालोगे तो वक्रता त्रिज्या बटे कितना होगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर। कितना आ जाएगा,
1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 1 मीटर आएगी। कितनी आएगी, 1 मीटर, ठीक है ना। कह रहा है उत्तल दर्पण लगा है, पीछे से आ रहे हैं वाहन जिसकी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की दूरी है। देखो इस मोटर बाइक से हमारी दूरी कितनी है, जो वाहन आ रहा है उसकी 4 मीटर दूरी है, मतलब जो वस्तु है वो कहाँ है, 4 मीटर यहाँ है। u बराबर जो आएगा वो कितना होगा, -4 मीटर होगा, क्योंकि इधर की साइड पे आप जानते हो इधर की साइड पे कुछ भी होता है निगेटिव होता है, और इधर की साइड पे कुछ भी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बातें आपको क्या है, पता है। गणना करना है प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। देखो प्रतिबिंब बनने की स्थिति जो आती है हम बात कर लेंगे, आपको पता है पहले तो फार्मूला आप जानते हो दर्पण के लिए 1/f = 1/v + 1/u, यही जानते हो। तो यहाँ 1/f कितना है, 1/1 + 1/v मुझे निकालना है, 1/u कितना है, -4, कितना है, -4। अगर हल करोगे देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/v - 1/4, -1/4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 1/4, 1 + 1/4। हल कर लोगे तो 5/4 आएगा, कितना आएगा 5/4 1/v, तो v = कितना होगा 4/5, कितना होगा 4/5, मतलब कितना 0.8 मीटर, कितना 0.8 मीटर। अब देखो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, चूंकि ये हमारा कैसा है, प्लस में आया है, किसमें है, प्लस में आया है, तो हम बात कर लेंगे ये कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, और दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ, पीछे, दर्पण के पीछे। अब इसका डायग्राम तुम देख सकते हो, कह रहा है कहाँ दिखेगा, कितनी दूरी पर। अब देखो दूरी तो आपने बता दी, कंडीशंस बता दिए। देखो ये जब रे आती है यहाँ पे ध्रुव से होकर जाएगी तो इसी डायरेक्शन में हमारी क्या हो जाती है, निकल जाती है। जब इसको पीछे की तरफ तुम बढ़ाओगे तो कहीं यहाँ काटेगा। इस वस्तु से जो a' b' ये आ रहा है वो कैसा है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। तो इसी की बात बस कर रहा था आपसे, यही निकालना था आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन था, फिगर बना के अगर लिख के कर दोगे तो मैं बोल रहा हूँ 4 के चारों नंबर आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अनंत दूरी तक देख सकने वाले, जब अनंत दूरी तक देख रहा है तो u बराबर हम बात कर लेंगे कितना, ये वस्तु जहां होगी अनंत दूरी पर होगी, ठीक है ना। और जो v की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर। एक बात और आपको पता है, निकट दृष्टि दोष मैंने ट्रिक बताया था, अगर आप पकड़ के रखो तो उसको। निकट दृष्टि दोष क्या बताया था मैंने, देखो ध्यान से, मैंने ये बताया था कि दूर दृष्टि दोष जब आएगा, दूर दृष्टि दोष आएगा, ऊ की मात्रा पकड़ लेना, ऊ से उत्तल, ऊ से क्या, उत्तल, तो यहाँ उत्तल लेंस लगेगा। इसका उल्टा क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा अवतल लेंस। क्या लगेगा, अवतल लेंस। तो आप एक बात जानते हो कि अवतल लेंस में जो बनता है ये वस्तु की ही तरफ हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये जो v आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। ऐसे आप पकड़ के रखोगे। अभी मैं फिगर बनवाऊंगा इसका। कह रहा है अनंत दूरी तक देख सकने के लिए प्रकृति और फोकस दूरी का प्रयोग करना है, ठीक है ना। किस प्रकृति व फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना है। देखो फोकस पूछ रहा है, लेंस की बात कर रहा है, तो आप जानते हो 1/f = 1/v - 1/u। अगर दर्पण पूछता तो यही प्लस हो जाता, ठीक है ना। यहाँ बात कर लेंगे 1/-100 - 1/∞। यहाँ बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1/100 -1/100। ये तो जीरो ही हो जाएगा। देखो ये जीरो क्यों होगा ये भी बात समझ लो। 1/∞ का मतलब 1/0, और इसको हल अगर हल करते हो जीरो ऊपर जाएगा, 0/1 मतलब कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए इसको 0 लिखते हैं। 1/f = कितना हो जाएगा, -100 क्या मीटर, ये समथिंग आ जाएगा। जो फोकस होगा वो कितना होगा, -100 मीटर पे होगा। ये बात आपसे क्या कह रहा है। फोकस दूरी आपको पता लग गई, ये कंडीशन पता लग गया, ठीक है ना। प्रकृति कैसी होगी, चूंकि ये माइनस आ रहा है, तुम एक बात समझो, ये हमारा कौन सा है, अभी तो हम इसकी दूरदृष्टि फिगर आंख वाला हम बनाएंगे, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं इसको कि जैसे ये रेज आती है हमारी क्या होती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आएगी तो इधर क्या हो जाएगी, विचलित। इन दोनों को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो कहीं ये क्या होंगी, कहीं कट करेंगे, कहीं क्या करेंगे, कट करेंगे। ये बन किधर की तरफ रहा है, इधर की तरफ बन रहा है, मतलब फोकस जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। ये वस्तु की ही तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वस्तु की ही तरफ। क्योंकि वस्तु हमारा दोनों पैरेलल जा रहा है, मतलब अनंत पे जा रही है। कहाँ जा रही है, अनंत पे। तो इधर की तरफ अगर बन रहा है तो हम बात करेंगे कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक इसी तरीके हम बात कर लेंगे, और कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। तो यहाँ प्रकृति आप बता सकते हो, आभासी होगा, आभासी, सीधा, और कैसा होगा, छोटा होगा। आभासी, सीधा, और कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। ये होगा हमारा। और कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तुमसे कह रहा है किरण आरेख भी बनाइए। तो किरण आरेख जब बनाना है, देखो किरण आरेख बनाने के लिए तुम इसको देख लो। यहाँ पे हम बात कर लें, ये किरण आरेख है हमारा, कि जब
कोई निकट दृष्टि दोष हमारा होता है तो प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो भी किरण होती है, ये तो उत्तल लेंस ही होता है आंखों में, ये पहले कहीं कट करता है जिसके कारण रेटिना पे हमारा नहीं बन पाता है। इस पर वजह से हमारी क्या होती है, पृथ्वी में न बनने की वजह से हमें कोई चीज़ साफ दिखती नहीं है। इसका उल्टा अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे सुधारने के लिए क्या करते हैं, यहाँ अवतल लेंस हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। जब अवतल लेंस लगाते हैं क्या होता है, यहाँ पे यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली ये किरणें जो हमारी हैं, पहले तो ये क्या हो जाता है, यहाँ टकराएगा, और जब दोनों रेज हमारी क्या होंगी, अवतल लेंस के कारण और ये जो वस्तु था उसके कारण, तो ये दोनों की दूरी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अवतल लेंस क्या कर देता है, उसको अच्छे से देखने में मदद करता है। तो ये रे डायग्राम आपको बनाना है, क्या करना है, रे डायग्राम आपको क्या करना है, बनाना है, ध्यान रखना। और यही चीज आपको कुछ देर पहले समझा रहा था कि जब कोई रेज हमारी जाती है तो मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यहाँ पे विचलन आपको नहीं दिखाया गया है, लेकिन हल्का सा विचलन ऊपर की तरफ हो गया है, इधर हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं हमारा क्या करेगा, कट करेगा। तो आपको बेसिक बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है ओम के नियम की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है। ओम का नियम क्या है, आप जानते हो ओम का नियम, यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था, जैसे बात कर लें चालक के पदार्थ का ताप आदि अगर अपरिवर्तित कर दे तो जो धारा बहती है वो किसके बराबर अनुक्रमानुपाती होती है, इसके विभवांतर के। इसी को जब तुम हटाते हो तो इसको लिखते हो क्या, यहाँ पे लिखते हो एक नियतांक जिसको बोलते हो आर, क्या बोलते हो, नियतांक आर। और यही आर क्या होता है, प्रतिरोध। आर बराबर जब तुम लिखते हो तो क्या लिखते हो, वी अपन आई, क्या लिखते हो, वी अपन आई। किसी भी हम बात कर लें, किसी भी सर्किट के लिए हम बात कर रहे हैं, जब सारी भौतिक अवस्थाएं अगर मेरी समान है तो वी को आई को परिवर्तित कर रहे हैं तो वी भी हमारा अपने आप क्या होगा, परिवर्तित होगा। इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो नियतांक आएगा, मतलब आर की जो वैल्यू आएगी हर बार क्या आएगी, नियतांक आएगी। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ 5 हमारा एम्पियर 5 वोल्ट हमारा हो रहा था, ये हमारी धारा कितनी हो रही थी, 10 एम्पियर। इसी तरीके यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ये हमारा 10 वोल्ट हो रहा था तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा बढ़ रहा था 15, कितना 15। तो ये रेशियो जो आएंगे ना, जो गैप आएगा वो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। एक लीनियर स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होगा, रेखा जाएगी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विद्युत परिपथ बनाकर व्याख्या करिए। तो विद्युत परिपथ बनाते समय आप जानते हो किसी भी सर्किट में हम बात कर लें, जो अमीटर लगता है वो कैसे लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम में किसके, इस प्रतिरोध तार के किसके में होता है, श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर लगता है वो कैसे लगता है, जो प्रतिरोध तार होगा उसके कैसे, उसके हम बात कर लेंगे समांतर में लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या होता है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर टाइप का हमारा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। अगर लैबोरेटरी में आप गए होगे तो कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे हमारा लगा होता है, आगे पीछे हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। धारा नियंत्रक हमारा क्या करता है, काम करता है। बैटरी जो होती है हमारी, बैटरी आप जानते हैं, कुंजी मतलब बटन की बात कर रहे हैं, जो स्विच होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सर्किट है, कंप्लीट क्या है, सर्किट है। इसको बनाने के लिए बात कर रहा है और इसको व्याख्या करने की भी बात कर रहा है कि क्यों श्रेणी क्रम में होगा। अब जानते हो कि श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम में लगाने से हमारा क्या होता है, करंट जो फ्लो होगा वो एग्जैक्टली हमारा फ्लो होगा। वोल्ट मीटर हमारा क्या करता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रॉब्लम हमारी क्या आती है, कम आती है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे आगे। अगर सीरीज में लगाएंगे तो वही हमारा क्या करेगा, वेरिएशन ज्यादा देगा, वेरिएशन क्या करेगा, ज्यादा देगा, हमें मेन सप्लाई मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि यदि किसी चालक में विभवांतर, अब देखो V बराबर IR, ये तो बता ही दिया, इसी को बोलते हैं ओमी चालक बोलते हैं, ग्राफ आपको बता ही दी, ठीक है ना। ओम की नियम केवल किस पे डिपेंड करता है, धातु चालकों और मिश्र धातु चालकों के लिए ही हमारा क्या है, सत्य है। धातु के चालक जो होते हैं, लेकिन दूसरी बात आपको ये भी बात ध्यान रखना, ये प्रायोगिक सत्यापन है। कैसा सत्यापन है, प्रायोगिक सत्यापन है, ठीक है ना। हम जानते हैं प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध डिपेंड करता है हमारा चालक की लंबाई पर, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लंबाई के बढ़ने से हमारा क्या होता है, प्रतिरोध भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। मतलब जैसे जैसे हम बात कर लेंगे कि लंबाई हमारी बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए हमारा क्या होता है, प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। चालक की मोटाई, जिसको बोल रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब, मान लो ये वायर है, इसको सामने से काट दिया, अब जब सामने से जो तुम्हें दिखाई देगा वही क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो सर्कुलर ही दिखाई देता है, वृत्ताकार ही दिखाई देगा। तो यहाँ बात कर लेंगे चालक की मोटाई बढ़ने पर, जैसे जैसे मोटाई बढ़ती रहती है प्रतिरोध हमारा क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं R जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, A के, किसके होता है, A के। इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे,
यहाँ पे आपको बता रखा है वही चीज कि मोटाई बढ़ने पर हमारा क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, इस कारण से हमारा क्या होता है, आसानी से फ्लो कर जाएंगे। जब धारा आसानी से फ्लो कर जाएगी तो वही हमारा क्या होगा, वहां प्रतिरोध कम होगा। देखो थोड़ी बातें समझो इसको, धारा और प्रतिरोध की अगर हम बात करें, धारा है क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी वायर में बात कर रहा हूँ, किसमें बात कर रहा हूँ, वायर में, मान लो यही वायर है जिसकी बात कर रहा हूँ, इस वायर में हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में हमारा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा, धारा फ्लो करेगी, धारा अच्छे से कब फ्लो करेगी, जब प्रतिरोध क्या होगा, कम। प्रतिरोध मतलब अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है, क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो उसको जैसे आप जानते हो कि आप जब चलते हो तो घर्षण हमारे क्या होता है, लगता है। अगर घर्षण ज्यादा लगेगा क्या तुम चल पाओगे, मतलब घर्षण ज्यादा कब लगेगा, जब ऊबड़ खाबड़ सड़क रहेगी, जब तुम वहां दौड़ोगे तो क्या दौड़ पाओगे ज्यादा अच्छे से, नहीं। तो हम बात कर लेंगे, जब हम बात कर लें यही चीज, प्रतिरोध जब कम होगा तो धारा क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब धारा हम बात कर लेंगे कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। जस्ट उल्टा ही होता है। यहाँ पे उसी चीज की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। चालक की प्रकृति की बात कर लें, चालक की प्रकृति हम बात कर लेंगे, अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होती है, ये हमारा डिपेंड करता है विशिष्ट, जैसे तुम जानते हो विशिष्ट प्रतिरोध। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ ध्यान देना। जो मैंने R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L किया, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A किया, तो यहाँ पे जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो L/A आएगा, और इसी को हटाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा रो, रो L/A। तो रो हमारा क्या है, यही विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो ये बताता है हमें कि 1 मीटर तार में हमारा कितना प्रतिरोध है, 1 मीटर तार में जो कितना प्रतिरोध है वही क्या बताएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बताएगा। मैं इतनी बातें तुमसे डिटेल में क्यों कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि तुम बातों को समझो। अगर पेपर में लिखने की बात आई तब तो आप 4 ये लिख दोगे कि लंबाई हो गया, मोटाई हो गया, प्रकृति हो गया और तापमान हो गया, कि तापमान बढ़ने से भी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन तुमसे पूछता है तो तुम वहां सक्षम होगे उसका आंसर करने में और उसका उत्तर बताने में, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बातें जानते रहो। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर होता है, 1 मीटर तार में कितना प्रतिरोध हो रहा है। प्रतिरोध होता क्या है, मैंने बता दिया, अवरोध उत्पन्न करना। जितना अवरोध उत्पन्न करेगा धारा कम फ्लो होगी, अवरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा धारा क्या होगी, धारा क्या होगी, कम। अवरोध कम होगा, धारा ज्यादा, ठीक है ना। बेसिक बातें आपको समझ में आ रही, चलते हैं आगे, ठीक है ना। ये हमारा था सारा चीज, आगे बात कर लेंगे। कह रहा है विद्युत मोटर के कार्यकारी सिद्धांत सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है बच्चा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, करना ही नहीं है। चलते हैं आगे। ठीक इसी तरीके हम बात कर लें, यहाँ पे कह रहा है परिवर्ती विद्युत धारा जनित, ये हमारा ये भी सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है, करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है स्ट्रक्चर, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको अच्छे से बता रहा हूँ। संरचनाएं आपको क्या करना है, चित्रित करना है। संरचनाएं क्या करना है, चित्रित करना है। देखो प्रोपेनल की बात किया, किसी बात किया, प्रोपेनल की। देखो हम जानते हैं, आपको सीक्वेंस तो पता ही होगा, ये मान के चल रहा हूँ कि आप पीछे वाले वीडियो देख कर आए हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, 10 तक वैसे पीछे बताया है। तो आप ध्यान रखेंगे सीक्वेंस यही होता है, कार्बन के जो सीक्वेंस बदलती है, कार्बन 1 होता है, कार्बन 2 होता है, कार्बन 3 होता है, कार्बन 4 होता है और कार्बन 5 होता है। यहाँ पे कितना कार्बन आ रहा है, 3 कार्बन आ रहा है। कितना आ रहा है, 3। प्रोपेनल की बात कर रहा है, और लास्ट में क्या है, अल है। लास्ट में क्या है, अल। अल जब भी आता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। किसका होता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ग्रुप हमारा किसका होता है, हम जानते हैं CHO का होता है। किसका होता है, CHO का। तो जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोपेनल की, तो तुम बेसिक बातें जानते हो कि CH3 होगा, CH2 होगा और क्या होगा, CHO होगा। क्या होगा, CHO। यही तो बातें होंगी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर सही से बनाऊंगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पे, जब भी कार्बन लास्ट वाला आएगा तो वहां हाइड्रोजन कितना कनेक्टेड होगा, लास्ट वाले में 3 कनेक्टेड होगा। क्यों होगा ये बात समझ लो तुम, मैं समझा दे रहा हूं एक बार। यहाँ पे बात कर लेंगे डबल बॉन्ड, और ये हो गया। जब हम बात करें किनारे की तरफ, तो किनारे की तरफ 3 क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो जो एक बनाएगा तो कार्बन को कितने की जरूरत है, 3 और की जरूरत है। एक तो पहले ही बना रहा है, 3 और की जरूरत है, तो वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन कार्बन आपस में बनाएगा, मतलब 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। अब जरूरत किसकी है, जितना कम बढ़ेगा बॉन्ड उतना हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दी CHO, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा नहीं। कभी कभी ऐसे लिख देता है, कभी कभी ऐसे लिख देता है, कभी कभी तुमको नाम दे देता है। तुम हर तरीके से करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। प्रोपेनल हमारा हो गया। प्रोपेनल के बाद बात कर लेंगे। यहाँ कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है यहाँ 2 मेथिल पेंटेनोइक
ओइक अम्ल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ओइक अम्ल की। अब ओइक अम्ल कब होता है? तुम जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। किस पे होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो हम अनुलग्न के रूप में, जिसको बोलते हैं सफिक्स के रूप में, हम क्या यूज करते हैं? ये ओइक अम्ल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम बात कर लेंगे यहाँ क्या होगा? 2 मेथिल पेंटेनोइक। तो बात कर लेंगे CH3 CH2 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 और क्या, देखो 4 तो ये हो गया। और हम जानते हैं जो कार्बोक्सिलिक होता है COOH होता है। क्या होता है? तो इसमें भी एक कार्बन है ही, तो हम बात कर लेंगे COOH। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तो बना रहा है। अब लेकिन हमसे बोल रखा है 2 मेथिल बोल रखा है, मतलब दूसरे वाले पे जो है ना, ये मेथिल ग्रुप क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। मेथिल क्या है? आप जानते हो कि एल्केन का फार्मूला जो होता है, एल्केन का फार्मूला कितना होता है? ये होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें से जब एक कार्बन हट जाता है तो इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। जब CnH2n+1 हो जाता है तो ये होता है। तो एल्केन में जैसे हम बात कर लें, मेथिन की बात कर लें, किसी बात कर लें, मेथिन की बात कर लें, तो मेथिन में हम बात करते हैं तो क्या होता है? CH4। कितना होता है? CH4। लेकिन जब यहीं हम बात कर लेंगे इसके साथ CH3 सिंगल बॉन्ड, अब वो सिंगल बॉन्ड क्या होगा? डिपेंड करता है, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरीन की बात करेंगे, या कुछ और होगा तो उसकी बात करेंगे। यहाँ साइड में जुड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड मेथिल हो गया। दूसरे नंबर पर जुड़ रहा है 2 मेथिल हो गया पेंटेनोइक। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे 5 कार्बन है। साथ ही ध्यान रखना है, जो भी क्रियात्मक समूह होता है, अगर जैसे CHO है, COOH है, अगर कार्बन है तो वो मेन हमारा क्या होगा? काउंट होगा, मेन चेन का पार्ट बनेगा। ये मेन चेन का क्या होगा? पार्ट। मेन चेन मतलब जो हम बात करें, जो कार्बन काउंट कर रहे हैं उसका क्या होगा? पार्ट बनेगा। ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये साइड चेन है। क्या है? साइड चेन है, ठीक है ना, ब्रांच बना रहा है, ठीक है ना। तो ये साइड में है, इसलिए हमने क्या किया? पहले किया। क्या किया? पहले। अब बात कर लेंगे इसके स्ट्रक्चर, कंप्लीटली हम ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि मैंने बताया किनारे वाले कार्बन के साथ कितना होगा? हाइड्रोजन 3 हमेशा होगा, अगर वो हमारा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो। यहां बात कर लिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा क्या है? सब में कनेक्टेड है। तो आपका यही क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। आप इसको क्या कर लेंगे? बना लेंगे। आगे चलते हैं। प्रोपीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रोपीन की। देखो ईन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ईन। ईन जुड़ने का मतलब क्या हो गया? अब ये बना रहा है एल्कीन ग्रुप का। कौन सा ग्रुप का? एल्कीन ग्रुप का। और एल्कीन ग्रुप आप जानते हो क्या होता है? डबल बॉन्ड हमेशा बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। तो आप जानते हो कार्बन हो गया, कार्बन हम पहले बना लेंगे। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, ये कंफर्म है। अब देखो कार्बन के साथ हमारा ये बना लिया, यहाँ बात कर लेंगे सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन और होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रोपीन है, 3 कार्बन तो होगा ही होगा। 2 बॉन्ड बना लिया। कितने की जरूरत है हाइड्रोजन की? 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। कितने की हाइड्रोजन की जरूरत है? यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2। कहें सर आपने यहाँ H2C लिख दिया है, यहाँ क्या लिख दिया? H2C लिख दिया है, और यहाँ पे लिखा है CH2, गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। आप एक बात ध्यान दो कि हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दो, और यहाँ CH3 लिख दो, तब भी हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप H2C लिख दो, और ये क्योंकि हमारा कार्बन कार्बन एग्जैक्ट तो सही ये होगा, लेकिन आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। जो 10 की किताबों में है वो ऐसे दे रखा होता है CH2 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोपेन की बात कर रहा है। देखो अब हमारा क्या कर रहा है? 1 2 3 कार्बन है। प्रोपेन तो हमारा रहेगा, उसमें इन जुड़ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा बना रहा है, सिंगल पे बना रहा है, इसलिए 1 नहीं लिखा है, ठीक है ना। प्रोपीन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे हम कर लें हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर नीचे हो जाएगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन इधर भी, हाइड्रोजन इधर भी, और हाइड्रोजन इधर भी। तो ये हमारा क्या होगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा, जो कि आप बना सकते हो, या तो ऊपर वाला, या तो ये। देखो सब नहीं बनाना है, सब नहीं बनाना है एग्जाम में, अगर टाइम है तो बनाना, अदरवाइज क्या है? ऐसे ही बना देना, ठीक है ना। ये समझाने के लिए बताता हूँ तुमको अलग अलग से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं आगे। प्रोपीन हो गया। प्रोपीन की बात कर लें। 2 मेथिल ब्यूटेनॉल की बात करें। किसी बात करें? ब्यूटेनॉल। देखो ऑल जुड़ा है। क्या जुड़ा है? यहाँ पे अल जुड़ा है, ब्यूटेनॉल होगा। ये मिसप्रिंटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश में ब्यूटेनॉल दिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। ब्यूटेनॉल दिया है, ऑल दिया है, तो ऑल दिया है तो OH ग्रुप जाएगा ना। यहाँ पे ब्यूटेनॉल होगा। क्या होगा? ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पे सही है सारी चीजें, ध्यान देना।
यहाँ पे 2 मेथिल ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पे स्पेलिंग में ओ होगा, वो गलती हो गई डालने में, तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेंगे ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटेन कितने पे आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 4 पे आता है। कितने पे आता है, 4 पे। तो 1 2 3 4 कार्बन बना लिए सबसे पहले। अब कह रहा है ब्यूटेनॉल की बात कर रहा है, मतलब दूसरे पे ब्यूटेनॉल है, मतलब दूसरे नंबर पे जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। हम जानते हैं ऑल किस में लगता है, ऑल जो लगता है वो किस में लगता है, वो लगता है हमारा किस में, एल्कोहल में। किस में लगता है, एल्कोहल में। एल्कोहल जो होता है उसी में क्या लगता है, ऑल लगता है, ठीक है ना। OL ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, OL ऐड करते हैं। तो OH ए ग्रुप होता है, OH ग्रुप को ही हम बोलते हैं क्या, OH ग्रुप को ही हम बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। कौन सा बोलते हैं, एल्कोहल। देखो यहाँ तक तो बातें मुझे समझ में आ गई कि 2 मेथिल भी है, मतलब इस पे ही क्या जुड़ेगा, CH3 भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, CH3 भी, क्योंकि मैंने अभी बताया एल्केन और मेथिल में हमारा क्या डिफरेंस होता है, एल्केन ग्रुप और एल्केल ग्रुप में। तो यहाँ मेथिल CH3 सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो एक बात समझो, ये 2 बॉन्ड तो बना लिया, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड क्या इधर, तो हो गया 4। अब इस पे कितने कार्बन, ये भी बनाएगा, तो यहाँ कितने कमी पड़ रही, 2 की कमी पड़ रही, 2 ये ले लिया। किनारे वाले में बताया था कितना लेगा, 3 ले लेगा। कितना ले लेगा, 3। तो हो जाएगा S3C। कितना हो जाएगा, S3C या CH3, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे कर लेंगे, ये किनारे वाले में कितने की जरूरत है, CH3 की। कितने की, CH3 की। तो हमारा यही होगा। अब इसको कंप्लीटली बना लोगे तुम, हाइड्रोजन 3 बार हमारा क्या हो जाएगा, इसको CH3 लिखो या H3C लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी तुम डिवाइड करना चाहो तो ये कर सकते हो, यहाँ पे भी OH को कर सकते हो, बट जरूरत नहीं उतनी, ठीक है ना। ये होगा आपका, ठीक। नंबरिंग आप कर दोगे, यहाँ पे अगर करना चाहो तो 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे ही एल्कोहल जुड़ रहा है, ये मेन क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसका नाम पीछे लिखा गया ऑल में। ये हमारा किस तरह काम कर रहा है, ये मेथिल ग्रुप है, हमेशा ही कैसे लिखा जाएगा, आगे की तरफ लिखा जाएगा। और कार्बन के मेन पार्ट हमारे चेन के नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे, आगे की तरफ। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। कह रहा है यहाँ पे देखिए, ये सिलेबस से कटा हुआ है, सिलेबस से क्या हुआ है, कटा हुआ है, बात करने की जरूरत आपको नहीं है, तो आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए रिएक्शंस की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, रिएक्शन की बात कर रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे रिएक्ट करेगा कि हमारा जिप्सम बनेगा। आप जानते हो वाटर के साथ होता है, जल के साथ होता है। किसके साथ होता है, जल के साथ। तो संतुलित प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण तो आपका यही हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा कितना होता है। देखो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये जो लिखा है ना 0.2 लिखा है, क्या लिखा है 0.2। 0.2 का मतलब कितना, यहाँ बात कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है, जिप्सम दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रिएक्ट करता है, तभी क्या होता है, जिप्सम बनता है। इसी तरीके जिप्सम को जब हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पे देखो जब हम रिएक्शन लिखेंगे ना तो इसको यही लिखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/5 हम बात कर लेंगे, 1/5 की बात कर लेंगे। ये H2O हो जाएगा, ये बनाएगा क्या, यही बनाएगा CaSO4 इंटू कितना 2H2O, और इसी को बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो आप जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आप कभी चोट लग जाता है प्लास्टर बनवाते हो तो वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये पानी से मिलने पर कैसा बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो यही चीज़ आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे जिप्सम को जब हीट कर रहे हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, दोनों ही चीज़ें होती हैं हमारी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूला यही होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। कितना होगा, हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में जब हम बात कर लेते हैं तो जिप्सम को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्योंकि 2 होता है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितना है, हेमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, आधा है। क्या है, आधा है। 140 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नम होने के कारण कठोर हो जाती है और सूख जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम करते हैं ढलाई के साँचों में, सजावटी प्लास्टर वर्क बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में, ये सारे काम करने में हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसलिए इसके बारे में डिटेल बात नहीं किया। कह रहा है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है।
हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, आगे बात कर लेंगे। कह रहा है जिंक कार्बोनेट को जब मैं हीट कर रहा हूं, देखो जिंक कार्बोनेट का फार्मूला कितना होता है आप जानते हो, जिंक पे जो 2 प्लस होता है और कार्बोनेट पे कितना होता है 2 माइनस होता है, तो यहाँ जिंक कार्बोनेट का फार्मूला जो बनेगा ZnCO3 ही बनेगा। जिंक कार्बोनेट को जब मैं हीट कर रहा हूं तो ये बनता है जिंक के ऑक्साइड, तो यही हो गया ZnO। देखो Zn पे 2 प्लस और यहाँ O पे 2 माइनस, तो 2 प्लस 2 माइनस के साथ हमारा जुड़ा रहा। यहाँ पे बात कर लेंगे क्या बनेगा। अब बचा क्या हमारा, देख लो O एक बार हो गया तो बचा क्या, CO2 ही तो बचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बेसिक भी जानते रहोगे तो रिएक्शन बनाने में तुम्हें क्या होगी, ज़्यादा आसानी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, रिएक्शन यही होगा आपका, लिख लेंगे आप। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद बोल रहा है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो सीधी सीधी बात, क्लोराइड बन रहा है, मैग्नीशियम क्या बन रहा है, क्लोराइड, और यहाँ हाइड्रोजन भी दे रखा है, मतलब सीधी सीधी बात यहाँ पे अगर कर लेंगे Mg होगा, और हम बात कर लेंगे क्या, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर क्या बनाएगा, HCl ही तो बनाएगा। तो हम बात कर लेंगे क्या होगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि Mg पे जो होता है वो 2 प्लस होता है, Mg पे कितना होता है 2 प्लस, और Cl पे कितना होता है 1 माइनस। जब 2 प्लस है 1 माइनस है, मतलब इसको 2 माइनस चाहिए, 2 माइनस चाहिए, चाहने का मतलब कितना होगा, यहाँ Cl2 होता है, कितना होता है Cl2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा H2 होता है। जनरली कभी H नहीं लिखते हैं, तो यहाँ Cl2 है, यहाँ H2 है, इसलिए इधर क्या होगा 2HCl होगा। आपको यहाँ लिखना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, आगे बात कर लेंगे। डी नंबर के बाद हमारा ई नंबर दे रखा है। देखो यहाँ पे समझना है इस बात को, बेरियम क्लोराइड की बात किया, किसकी बात किया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब Ba2 प्लस की बात किया, और Cl क्या 1 माइनस, 2 प्लस है तो 1 माइनस से काम चलेगा नहीं, तो हम बात कर लेंगे जो बेरियम क्लोराइड का होता है Cl2, तो ये 2 माइनस हो गया, और ये क्या हो गया 2 प्लस, 2 प्लस 2 माइनस के साथ न्यूट्रलाइज हो गया या उदासीन हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल तुम जानते हो H2SO4 होता है, कितना होता है H2SO4। तो जब BaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब देखो ध्यान समझना इस बात को, जो सल्फेट आयन होता है हमेशा कितना होता है 2 माइनस होता है, और H हमेशा कितना होता है 1 प्लस होता है। इसीलिए देखो 2 माइनस है, इसको 2 प्लस की जरूरत है, H2 लिख दिया, कितना लिख दिया H2। तो जो Ba वाला है वो किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ, 2 प्लस 2 माइनस, तो क्या बना लेगा BaSO4, क्या बना लेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट। इसी तरीके हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाएगा तो क्या बनेगा 2HCl बनाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बना रहा है, BaSO4 यहाँ पे हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा बेरियम सल्फेट। क्या होगा, बेरियम सल्फेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका रिएक्शन है, देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। ई के बाद बात कर लेते हैं, F नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट की बात करें। अब देखो सिल्वर का फार्मूला तुम जानते हो Ag प्लस होता है, और नाइट्रेट जो होता है NO3 माइनस होता है, कितना होता है NO3 माइनस। सोडियम आयोडाइड की बात किया है, Na प्लस होगा और I माइनस होगा। तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट हो गया हमारा, 1 प्लस 1 माइनस, कोई चेंज नहीं। सोडियम आयोडाइड यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, 1 प्लस 1 माइनस है। कह रहा है ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है सोडियम के नाइट्रेट बना रहा है, सोडियम के क्या बना रहा है नाइट्रेट। अब एक बात समझो, सोडियम पे 1 प्लस था, सोडियम पे कितना था 1 प्लस था, ये नाइट्रेट पे A माइनस से जुड़ेगा तो सोडियम नाइट्रेट कितना होगा NaNO3 ही तो बनाएगा। तो बचा क्या आपका, अब बचा हमारा AgI, जिसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। क्या बोल रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड, यही हमारा क्या है सिल्वर आयोडाइड। तो बचा हुआ जो जगह है सिल्वर आयोडाइड आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, सिल्वर आयोडाइड ही लिखोगे। ठीक है ना, चलते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी समझ से। कह रहा है वियोजन अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। पहले करवा चुका हूँ पिछले सेट में, आप थोड़ा सा देख लेंगे इसको, आपको क्या हो जाएगा, यहाँ रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है, पिछले सेट में कई बार करवा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे हम नहीं करवा रहे। वियोजन अभिक्रियाएं आप जानते हो, कभी एक अभिक्रिया जो हमारी क्या होती है, ब्रेक होती है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ AgBr है हमारा, AgBr जब हम करते हैं तो ये होता है Ag प्लस Br2, कितना होता है Br2। तो यहाँ बैलेंस करोगे 2Ag हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये जो होता है ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में होता है, किसमें होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है। तो हम बात कर लेंगे, ये फोटोलिटिक हमारा होता है मेनली, जिसको बोलते हैं प्रकाश की उपस्थिति में होता है वियोजन अभिक्रिया। तो ये जब एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक होता है तो वियोजन होगा, ये बताया है पीछे डिटेल में, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेंगे हम संचारण। संचारण के बारे में भी पहले बात हो चुकी है। संचारण क्या है हमारा, संचारण हम बात कर लेंगे। जैसे
हम बात कर लें लोहे या धातु पे जो हमारे वाटर या हम बात कर लें एयर में जो मॉइस्चर है, नमी है, उसके कारण जब कांटेक्ट आते हैं तो धातु हमारे क्या होते हैं, संक्षारित होते रहते हैं, उनका अपघटन होता रहता है। इस कारण से हम बोलते हैं इसको क्या, संक्षारण बोलते हैं। जनरली इसका जो फार्मूला बनता है Fe2O3 इंटू XH2O लिखते हैं। अब XH2O इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका पता नहीं होता है कि कितने वाटर में कॉन्टेक्ट में आ रहा है या कितनी नमी इसके साथ मिल रही है, ठीक है ना। तो संक्षारण का हमारा ये बेसिक बातें हो गई। बचाएंगे कैसे, आप जाते हैं गैल्वेनीकरण करके बचाते हैं। गैल्वेनीकरण का मतलब किसी धातु पे दूसरे धातु की हम क्या करते हैं, पर चढ़ाते हैं। ठीक इसी तरीके पेंटिंग करके हम बचाते हैं संक्षारण को। तो ये सब बातें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले बताया भी गया है, आप उसको देखेंगे तो मिल जाएगा पिछले सेट में। यथार्थ लेपन जिसको हम बोल रहे हैं क्या, यथार्थ लेपन का मतलब गैल्वेनीकरण की ही बात कर रहा है, ये वही चीज है। आप उसको क्या कर लेंगे, डिटेल कर लेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है मेंडल के नियम क्या है, उनको चित्रों सहित क्या करिए, उचित चित्रों सहित समझाइए। देखिए मेंडल के नियम जो है वो 3 हैं। एक तो प्रभाविता का नियम है, एक पृथक्करण का नियम है और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं प्रभाविता का नियम, अगर मैं बात कर लूँ, ये एकल लक्षण जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच हमारा क्या करता है, क्रॉस संकरण कराया जाता है। क्रॉस संकरण का मतलब देखो, ये शुद्ध लंबा हो गया, शुद्ध बौना, अब इनके बीच जब क्रॉस संकरण कराया जाता है तो इनका और इनका हमारा क्या होता है, दोनों का सभी लंबे पौधे हमारे पौधे बनते हैं जिनको बोलते हैं संकर। तो हम बोल दें केवल एक लक्षण जो होता है लंबापन, जो प्रभावी दिखाई देता है, और जो अप्रभावी होता है लक्षण वो क्या होता है, बौनापन हमारा क्या रहता है, उसमें छुपा रहता है। जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे और शुद्ध बौनों के बीच हमारा संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी जिसको बोलते हैं F1 विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण हमारा क्या होता है, लंबापन अधिक प्रभावी दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण हमारा बौनापन क्या होता है, छुपा रहता है। तो यहाँ पे मेनली हमारा क्या होता है, लंबे ही पाए जाएंगे, बौनापन क्या होता है, छुपा रहता है। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। इसको बना देंगे, नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे बात कर लेंगे। दूसरा हमारा जो दे रखा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम मतलब साफ आप समझ रहे हो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के बीच हम क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। संकरण के कराने के बाद हमें लंबा पौधा तो मिल गया, यहाँ स्वपरागण जब कराएंगे तो ये टीटी जिसको बोलते हैं क्या, हमारा क्या हो गया, एक ही तरीके का लंबा पौधा। और यहाँ बात करेंगे लंबा पौधा संकर वाला मिलेगा, लंबा पौधा संकर वाला, और इसी तरह की बौना पौधा जो होगा क्या है, स्मॉल टी। आप ऐसे पकड़ के चलोगे, जब कैपिटल टी हमारा लिखा होगा तो ये क्या होगा, शुद्ध लंबा होगा, लेकिन स्मॉल टी जब लिखा होगा तो क्या बौना होगा, क्या होगा, बौना। तो जो शुद्ध लंबा होता है वो प्रभावी होता है और ये क्या होता है, अप्रभावी। तो जब बनाते हैं तो हमारे हर तरीके से क्या होते हैं, पृथक्करण करने में सक्षम होते हैं। तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पे जो बनता है ये F1 पीढ़ी होती है, जब दूसरा हमारा बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा है प्रथम संतानीय पीढ़ी जिसको बोलते हैं विषम युग्मनजी में स्वपरागण जब हम करते हैं तो द्विसंतानीय पीढ़ी के सदस्यों परस्पर विपरीत लक्षणों और एक निश्चित अनुपात में हो रहे पृथक्कृत हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। F1 के में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों में आपस में मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के समय हमारा क्या होता है, पृथक पृथक होते हैं। युग्मक निर्माण के मतलब नए हमारे जो युग्मक बन रहे हैं उसके निर्माण में हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक बातें आप ध्यान रखिएगा, ये पृथक्करण का नियम है। और तीसरा है जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में अगर हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस प्रकार के संकरण में जब हम बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों को 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है और इन कारकों का पृथक्करण और चयन स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें कोई हमारा ये नहीं है कि 2 ही करेगा, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित हमारी क्या करती है, एक लक्षण दूसरे वंशागति लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस में हम बात कर लेंगे प्रथम संतानीय पीढ़ी, जो कि हम बात कर रहे थे, मिक्स करके बन रहा था, सभी गोल और पीले थे। और इसी तरीके संतानीय पीढ़ी हम बात कर लेंगे, संकर संतानीय पीढ़ी में स्वपरागण के से उत्पन्न हमारा क्या होता है, द्विसंतानीय पीढ़ी 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, जो कि आपको अभी बताया गया, ठीक है ना। F2 के संतानों में दोनों लक्षण गोल आकार के और पीला रंग झुर्रीदार आकार, हरा रंग संकरण से हमारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अलग अलग लक्षणों के प्राप्त होने के कारण यहाँ स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर क्या हुए, प्रकट हुए। मतलब अलग अलग वैरायटी यहाँ पे क्या हुई, प्रेजेंट हुई स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण। उसी को हम बोल रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन। 2 या 2 से अधिक जोड़ी को हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब देखो, इसको करने के लिए आप यहाँ पे पूरा चित्र नहीं बनाओगे, ये बता दिया आपने, मेनली हो गया। आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 नंबर का पेपर है, इसमें 6 नंबर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको उतना ही करना है जितना जरूरत है आपको। ये है हमारा मेनली स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो कि पीला और गोल दोनों हमारे क्या है, प्रभावी हैं, और हरा और झुर्रीदार हमारे कैसे हैं, अप्रभावी हैं।
तो जब यहाँ रिएक्शन कराया जाता है इनका, तो पीला और गोल हमारे क्या हो जाते हैं, पीला और गोल दोनों प्रभावी देता है। हरा और गोल हमारा क्या होगा, एक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। पीले और झुर्रीदार जो होंगे वो क्या होंगे, पहला अप्रभावी होगा, दूसरा प्रभावी होगा। और हरे और झुर्रीदार जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे दोनों ही अप्रभावी होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का, जिसमें दो या दो से ज्यादा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। अब कर रहा है पुष्पों में निषेचन की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, निषेचन की बात कर रहा है। पुष्पों में निषेचन के द्वारा प्रदर्शित करने वाले स्त्री केसर के लंब काट का चित्र बनाइए। अब देखिए एक बात समझिए, लंब काट का चित्र बनाने का मतलब, आपको ये पीछे मैंने वैसे करवाया है डिटेल में, इसके बारे में हमने निषेचन की क्रिया क्या की है, करवाई है। मैंने बताया था कि परागकण जो होते हैं वो एंथर से हमारे क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है ना। एंथर से आने के बाद हम बात कर लेंगे, यहाँ पे जो होता है ये जो नली होती है इसी को बोलते हैं पराग नली। ये होते हुए हमारे अंडाशय में जो होता है मादा युग्मक यहाँ तक क्या होते हैं, जाते हैं। तो ये जो परागकण जाते हैं तो यहीं से हमारा क्या होता है, निषेचन शुरू होता है। और यही हमारे क्या होते हैं, बाद में डेवलप होते हैं, बाद में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हमने क्या किया, बात किया है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो पिक्चर तो हमारे समझ से ब्लर है, तो वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र है। यहीं से हमारा क्या होता है, मेल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे हमारा फीमेल वाले पार्ट में हमारा क्या करता है, परागकण को क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है ना। सेंड करने के बाद ही हमारा क्या होता है, यहाँ डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, सारी प्रोसेस होते हैं। तो आगे बात कर लेंगे हम। यहाँ पे जो हमें दे रखा है इसी के बारे में बता रखा है, स्त्री केसर के लंब काट का चित्र बनाकर उसका वर्णन करें। वर्णन आप वैसे ही करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिगर यहाँ पे मेन था, फिगर आपको दोनों बनाने हैं। पुष्पी पौधों में परिपक्व हमारे क्या होते हैं, वर्तिकाग्र, उसी प्रजाति के परागकण पहुंचते हैं, इसी को हम बोलते हैं परागकण। परागकण की क्रिया में हम बात कर लेंगे, ये नल और मादा दोनों जनन इकाइयों का हमारा क्या होता है, संयोजन, जिसको बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यहाँ पे बात कर लें परिपक्व वर्तिकाग्र, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, हम बात कर लेंगे पोलन ग्रेन के पहुंचने की क्रिया परागकण हमारी कहलाती है, ठीक है ना। परागकण वर्तिकाग्र पर ही हमारे क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। जो किनारे वाला पार्ट ऐसे था ना, उसी पे हमारे क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। जो बीच में था हमारा फूलों में, अभी बताया था। इसमें किसी जनन छिद्र से निकलकर पराग नलिका वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश करती है और वर्तिका में होती हुई हमारी क्या है, यहाँ अंडाशय में पहुंचती है और भ्रूणकोश में नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है, जिसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। तो ये आप फिगर बनाओगे, अच्छे से ध्यान रखना। इस फिगर की प्रैक्टिस 2 से 3 बार आप कर लेना पेपर में जाने से पहले। आपको क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वो नर युग्मक था जहां पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, दोनों फिगर बनाना है। दोनों फिगर क्या है, आप बनाओगे। वैसे तो एक ही बोला है इसको बनाने के लिए, लेकिन जब आप यहाँ पे इस बातों को बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वर्तिकाग्र के बारे में, तो आप इसको थोड़ा सा दिखा के काम कर लोगे तो दोनों काट का आपको क्या हो जाएगा, नंबर ठीक ठाक से मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्योंकि समय देखो होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना तो पेपर में समय बचेगा, 100% बचेगा। ये हमारा क्या है, सिलेबस से हट चुका है, तो करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे देखो, अब ये फिगर जो डाला है यही फिगर बनाना, उसमें कॉम्प्लेक्स वाला हमारा थोड़ा सा टफ फिगर दिया है बुक में, तो दिक्कत होगी आपको। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ वृक्काणु की रचना और कार्यविधि का वर्णन, क्योंकि इस पेपर में मैं देख रहा था 2023 का जो ये सेट 2 नंबर पेपर है, इसमें फिगर ज्यादा आपसे पूछ लिया है ना, 1 2 3 फिगर आ गए आपको, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ पे हम बात कर लेंगे नेफ्रॉन हमारा क्या होता है, संरचना और कार्यविधि। संरचना हम जानते हैं, ये हमारा नेफ्रॉन है, ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। गुर्दे के कार्यात्मक और संरचनात्मक हमारी क्या होती है, इकाई होती है। हम बात कर लेंगे वृक्काणु रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है और जरूरी पदार्थों को वापस लाता है। तो यही हमारा के मेन क्या होता है, वृक्काणु का काम होता है, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा गुर्दे की ही क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब उसका एक स्पेसिफिक क्या है, काम है, और उसकी संरचना भी हमारी क्या है, एक निश्चित है, ऐसा नहीं कि बदलती रहेगी। कई लाख हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे वृक्काणु में। इसी तरीके नेफ्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, कई सारे होते हैं, ठीक है ना। वृक्काणु की रचना में ये भाग होते हैं, जैसे बात कर लें ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हमारा कौन सा होता है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होता है जो कर्व टाइप का हमारा बनता है। इसी तरीके डिस्टल ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले हम उसको बोलते हैं, जो कर्व हमारे क्या कर रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं, तो इसी को बोलने क्या, लूप ऑफ हेनले बोलने, क्या बोलने, लूप ऑफ हेनले। डिस्टल ट्यूब्यूल वहां बोलते हैं जहां से हमारा क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के जस्ट पहले हमारा क्या होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल होता है। और हम बात कर लें वृक्काणु की हमारी क्रियाविधि, क्रियाविधि हम बात कर लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, देखो यहीं से हमारा क्या होता है, मेन ग्लोमेरुलस में ही आता है। इसके बाद ये क्या होता है, सर्कुलेट हमारा होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होते हुए, लूप ऑफ हेनले से होते हुए, डिस्टल ट्यूब्यूल, और इसके बाद हम बात कर लेंगे किससे, कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट तक हमारा क्या होता है, ये प्रोसेस जारी रहता है। बोमेन कैप्सूल से हम बात कर लेंगे यहाँ पे।
कोशिका गुच्छा के रूप में उच्च रक्तचाप के कारण अवशिष्ट पदार्थों को रक्त से क्या करता है, बाहर आ जाता है। ये पदार्थ जल का संग्राहक नली में हमारे क्या होते हैं, जाते हैं और मूत्राशय में पहुंचते हैं। कुछ अहम पदार्थ जैसे बात करें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल भी हमारे क्या होते हैं, छन जाते हैं। इन्हें हम हेलने लूप और नलिकाकार भाग में हम क्या करते हैं, फिर से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं पुनरावशोषण। क्या बोलते हैं, पुनरावशोषण। वृक्क में हम बात कर लेंगे आधारी निस्पंदन एक अधिक एकक बारीक भित्ति और रुधिर कोशिका का हमारा क्या होता है, एक गुच्छ होता है। वृक्क में हम बात कर लेंगे कोशिका गच्छ एक हमारे क्या होता है, नलिका के कप का आकार होता है, जिसको हम बोल रहे थे क्या, वहीं हमारा क्या होता है, नलिका छने हुए मूत्र को क्या करती है, इकट्ठा करती है। हर वृक्क में ऐसे निस्पंदन एकक होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स कई सारे होते हैं, अभी आपको बताया गया। कभी कभी ये हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाता है वृक्काणु, तो वृक्काणु के डायलिसिस का थैला भी हम बोलते हैं। डायलिसिस आप जानते हो, प्रोसेस हम कराते हैं डायलिसिस की, जब हम बात कर लेंगे। पेशेंट हमारा क्या होता है, बीमार होता है, आर्टिफिशियल तरीके से हम ये काम करवाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, डायलिसिस बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा प्रोसेस इसके बारे में बताना है, ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। फिगर आपका यहाँ पे क्या है, मेन है। फिगर आपका क्या है, मेन है। अगर हम बात कर लें, ये फिगर है आपका, आपको थोड़ी बातें बतानी है यहाँ पे। 3 + 3 नंबर का है, 3 नंबर आपको लिखने पे और 3 नंबर फिगर पे मिलने वाले हैं। फिगर बनाते समय आप इसका ध्यान रखिएगा, जो मैंने बनाया है आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। मैंने कैप्सूल, ये बात समझ में आ गई। रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण छन नहीं पाते हैं और ग्लूकोज और लवण हमारे क्या होते हैं, छन जाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, मानव के यहाँ पे अथवा में दे रखा था, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पोषण प्रक्रिया को क्या करिए, समझाइए। मानव में हम जानते हैं अंतर ग्रहण करता है भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। भोजन पाचन तंत्र में हम बात कर लेंगे आहार नाल, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, और सहायक पाचक तंत्र ग्रंथि हमारी क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। तो हम बात कर लेंगे जहाँ भोजन यांत्रिक और रासायनिक हमारा क्या होता है, पाचन होता है। जनरली हम बात कर लेंगे भोजन सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भोजन मुख्य हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। इन्हीं का हमारा क्या होता है, वहाँ पे प्रोसेस हमारा मतलब उसको अवशोषित करने का मेनली क्या करता है, काम करता है। यहाँ बात कर लेंगे अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज लवणों की भी हमारी क्या होती है, आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा और कच्चे हम बात कर लेंगे, कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करने या टिश्यू हम बात कर लेंगे ग्रोथ करने में हमारे क्या आते हैं, काम आते हैं। जल में जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारा क्या करता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जिसको बोलते हैं उपापचय। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब आप जानते हो कि बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, जल का ही है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे वो जितने भी हमारे मांसपेशियों मतलब एक तरीके से क्या करता है, मदद करता है। उपापचय की क्रियाओं का मतलब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी की बात करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के निर्जलीकरण को भी क्या करता है, रोकता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसको हाइड्रेटेड रखता है। ठीक है ना। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। मानव पाचन तंत्र छोटे अणुओं में विभाजित कर उसे साधारण भागों में क्या करता है। देखो एक बात समझो, जब हम फूड लेते हैं तो फूड लेते समय आप बेसिक बात एक समझो कि जब भी हम लेते हैं तो हमारा होता क्या है, यहाँ पे कि फूड लेते हैं ईसोफेगस से हमारा क्या होता है, जाता है स्टमक में जाता है, जिसको बोलते हैं पेट में जाता है। वहीं हमारी क्या होती है, लेयर होती है, म्यूकस की एक लेयर होती है, और वहीं हमारा क्या होता है, एक एसिड रिलीज होता रहता है जो फूड को क्या करता है, हमारा फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, किल करता है या मारता है। मुंह में जब हम खाते हैं खाना को, तो खाना खाते समय सलाइवा उसके साथ अच्छे से क्या होता है, मिक्स होता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। तो ये जो सलाइवा हमारा जो मिक्स होता है, वो लार जिसको बोल रहे, लार हमारा जो मिक्स होता है वही क्या होता है, फूड के साथ मिलकर वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, फिर पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद हम जानते हैं, पेट में जाने के बाद हमारा क्या होता है, लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है। लीवर से क्या, बाइल जूस, जो बड़े हमारे फैट को जो वसा होते हैं उनको छोटे में हमारे क्या करता है, कन्वर्ट करता है। पैंक्रियाज जो होता है उससे हमारा क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज हम बात कर लेंगे, और प्रोटीएज की बात कर लेंगे, ये हमारे होते हैं। तो इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद वहां पे हमारा क्या होता है, मेनली यही काम होता है कि लीवर से, और हमारा हम बात कर लें पैंक्रियाज से, हमारे क्या होते हैं, जूस वगैरह सेक्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनको स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो सके, पच सके। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब बड़ी आंत में जाता है, फिर उसके बाद एनस से होते हुए रेक्टम से हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। आप क्या कर लोगे, पोषण की प्रक्रिया यहाँ पे बता दोगे। ये फिगर है, ये क्या है, फिगर है, इसी के बारे में बात करें। फिगर आपको अच्छे से बनाना है, फिगर क्या करना है, अच्छे से बनाना है। आप ध्यान रखो, यहाँ पे यही मुख से हम क्या करते हैं, खाना लेते हैं। खाना क्या है, यहाँ से लेते हैं,
लेने के बाद हमारा क्या होता है, ये आहार नाल होती है, आहार नाल से ही हमारा कहाँ जाता है, ये आमाशय में जाता है, जिसको बोलते हैं स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो हमारा क्या होता है, लीवर होता है, जिसको बोलते हैं यकृत। और यहाँ बात कर लेंगे हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज, जिसको हम बोल लेंगे क्या, पित्ताशय बोल लेंगे। ग्रहणी हम बात कर लेंगे, इससे होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हम बात कर लेंगे हमारा क्या होता है, मेन पाचन, जो लीवर और पैंक्रियाज से हमारे जो जूस सीक्रेट होते हैं भोजन को छोटे भाग में हमारे कन्वर्ट करते हैं पचाने के लिए। फिर ये यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में जाता है, एनस से हम बात कर लेंगे हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये रेक्टम से एनस में जाता है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक बातें हैं जो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिगर आपको 2 से 3 बार बना लेने हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। बायो में ये रिपीटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद आपका पेपर क्या हो गया, समाप्त हो गया। पेपर क्या हो गया, समाप्त। आप एक बात समझो कि इन सारे पेपर्स में जो करने से जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो फिक्स क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिक्स क्वेश्चन बार बार। अगर 24 और 23 में आप कंपैरिजन करोगे 2024 और 23 में, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या हैं, सिमिलर दिख रही हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जो कि क्या है, अलग हैं। तो 2023 का जब हम सेट कर लेंगे, लगभग हमारे क्या हो जाएंगे, 75% से 80% हमारे मेनली क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर जो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ थोड़ी चीज़ें, अगर वो नोट करके चल रहे हो और सुन के सही से लिख रहे हो, जहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ कि इसका फिगर बना लेना, आपने भी प्रैक्टिस कर लिया और सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो मैं 100% श्योर हूँ इस बात से कि 90+ नंबर साइंस में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है ना। और आपको किसी तरह की अगर समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।